देखिए शुरू करेंगे अपन इसे। उन्नीस सौ अठासी 24 देखना है, इसका पृष्ठांकन जो है 24 में दिया गया, सेक्शन 24 जो है पृष्ठांकन से संबंधित है। चौबीस जो है पृष्ठांकन से संबंधित है कि पृष्ठांकन कैसे किया जाएगा। इंडोर्समेंट कहते हैं जिसे। एक पृष्ठांकन का अर्थ एक तरीके से टीप लगा देना है ना, जो भी लाइसेंस वगैरह उस पर टीप तरीके की लगा देना। कब लगाई जाती है, देखिए इसका पहला क्या कहता है। पहला कहता है न्यायालय या प्राधिकारी जिसने निर्भरता का आदेश दिया है, निर्भरता के आदेश की तथा उस ये दोष सिद्धि की जिसके संबंध में निर्भरता का आदेश दिया गया है, विशिष्टियां उस चालान अनुज्ञप्ति पृष्ठांकित करेगा या कराएगा जो निर्हृत व्यक्ति द्वारा धारित है तथा धारा 23 की उपधारा 3 के अधीन दिए गए निर्भरता की विशिष्टियां भी उसी प्रकार पृष्ठांकित की जाएंगी। तो कुल मिलकर की बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वजह से, चाहे वो उसने अपराध किया हो या अन्य कोई वजह हो, तो उस पर क्या कर सकता है, पृष्ठांकन कर सकता है। तो आपको इसमें याद रखने वाली बात यह है कि पृष्ठांकन किन किन के द्वारा किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया। न्यायालय भी कर सकता है दोष सिद्धि पर, या प्राधिकारी कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है, न्यायालय कर सकता है और प्राधिकारी कर सकता है। ये आपको याद रखना है कि पृष्ठांकन किन किन के द्वारा किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है दोष सिद्धि की दशा में, और प्राधिकारी की दशा में भी किया जा सकता है। अन्य किसी दशा में वो क्या कर सकता है, पृष्ठांकन कर सकता है। जो भी अनुज्ञप्ति होती है या कह दिए जो भी लाइसेंस होता है उस पर वो अपनी एक तरीके से टीप लगा देता है और उस पर लिख देता है कि किस वजह से इनकी जो है अनुज्ञप्ति क्या कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। तो इस प्रकार की क्या लगा दी जाती है, उस पर एक टीप लगा दी जाती है, और हटाने के लिए भी उसी प्रकार की एक टीप लगा के उसे हटाया जा सकता है। दूसरा कहता है जिस न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित किया है जो केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए, चाहे ऐसी दोषसिद्धि के संबंध में निर्भरता का आदेश दिया गया हो या नहीं, ऐसी दोषसिद्धि की विशिष्टियां उस चालान अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन करेगा या करवाएगा जो दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति द्वारा धारित है। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि ऐसा कोई भी न्यायालय जिसको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, ऐसा न्यायालय किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए दोषित किया है जो केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित किए जाए। तो ऐसा कोई भी अपराध जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए, न्यायालय तो खैर राज्य सरकार द्वारा है, तो ऐसा कोई भी अपराध जो केंद्र सरकार ने विहित किया है, तो इसमें लिखा है अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित है, केंद्र सरकार द्वारा विहित, ऐसे मामले में कह रहा है चाहे अपर दोष सिद्धि हुई हो या ना हुई हो, उसकी जो लाइसेंस पे है उस पर क्या है, न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, पृष्ठांकन किया जाएगा। अगर ऐसा कोई अपराध है, कुल मिला के उस श्रेणी का कोई अपराध है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया गया है या बताया गया है, तो उस मामले में चाहे दोष सिद्धि हुई हो या ना हुई हो, न्यायालय उसकी अनुज्ञप्ति पे इस प्रकार का क्या करेगा, एक पृष्ठांकन करेगा। दूसरा कहता है। तीसरा कहता है जो व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन विहित किसी अपराध के लिए अभियुक्त है, वह न्यायालय में हाजिर होते समय अपनी चालान अनुज्ञप्ति यदि वह उसके पास हो अपने साथ लाएगा। ये तो अनिवार्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर इस अधिनियम के तहत क्या है दोषित किया जाता है, तो वो क्या करेगा, ये जो वाला अपराध के तहत अगर वो दोषित किया जाता है तो वो चालान अनुज्ञप्ति कहाँ लेकर आएगा, न्यायालय के समक्ष चालान अनुज्ञप्ति कहाँ करेगा, न्यायालय को पेश करेगा। सीधा बात है, न्यायालय में पेश करेगा। क्योंकि दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है, दूसरा क्लॉज तो ये कह रहा है चाहे दोष सिद्धि हुई हो ना हुई, अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो केंद्र सरकार ने विहित किया या बताया है, उस लिस्ट में अगर उस तरीके अपराध आता है तो उस पर क्या किया जाएगा, एंडोर्समेंट किया जाएगा या पृष्ठांकन किया जाएगा। इसीलिए चूंकि उसकी अनुज्ञप्ति अभी जब्त तो हुई नहीं, तो वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष अपनी अनुज्ञप्ति पेश करनी पड़ेगी। जब भी उसे बुलाया जाता है वो आता है
तो वो अपनी अनुज्ञप्ति साथ लेकर के आएगा। चौथा कहता है जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषित और 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाता है, वहां दंडादेश अधिनिर्णित करने वाला न्यायालय संबंधित व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति पर ऐसे दंडादेश के तथ्य को पृष्ठांकित करेगा और अभियोजन अधिकारी ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी, अंतिम बार नवीनीकृत की थी। ये क्या कह रहा है, अगर कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत क्या करता है, दोष सिद्ध करता है, और दोष सिद्धि भी कितनी है, 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक क्या है, दोष सिद्धि पर। अगर 3 माह से अधिक की दोष सिद्धि है तो न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, उस पर पृष्ठांकन किया जाएगा। न्यायालय द्वारा उस पर पृष्ठांकन किया जाएगा। साथ ही साथ जिस अपराध के लिए उससे दोष सिद्ध किया गया है उस अपराध की विशिष्टियों के बारे में भी लिखा जाएगा कि किस वजह से उसका जो पृष्ठांकन किया गया है। तो कुल मिला के जो कारण होता है ना, किस वजह से वो अपराध किया है, तो वो न्यायालय उसमें कारण लिखेगा। कुल मिला के क्या करेगा, उसकी वजह जो भी है उस अपराध के बारे में, दंडादेश के तथ्य के बारे में, काय के बारे में, तथ्य के, फैक्ट के बारे में, तथ्य के बारे में क्या करेगा, उस पर लिखेगा, उसके तथ्य के बारे में लिखेगा। और जो अभियोजन अधिकारी होता है, अभियोजन अधिकारी ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य की सूचना किसको देगा, जिसने लाइसेंस इशू किया था। अभियोजन अधिकारी क्या करेगा, सूचना देगा। किसको देगा सूचना, जिसने लाइसेंस जारी किया है, जो भी आरटीओ वगैरह है, या जिसने नवीनीकृत किया है उस अधिकारी को। तो जिसने अभी लाइसेंस इशू किया था, जिस भी अधिकारी ने अंतिम बार इसका लाइसेंस, या तो लाइसेंस जारी किया हुआ या उसको नवीनीकृत किया हुआ, तो जो भी अधिकारी ने उसका लाइसेंस इशू किया है या उसे नवीनीकृत किया है, अभियोजन अधिकारी द्वारा उसको उस इंडोर्समेंट की या उस पृष्ठांकन की सूचना दी जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे कि सूचना जो है या पृष्ठांकन की सूचना जो है, कह लीजिए, आप तो याद रख लीजिए कि आरटीओ कौन देगा, अभियोजन अधिकारी देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे कि उसकी सूचना किसके द्वारा दी जाएगी, अभियोजन अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। अब देखिए 5वां, जब चालन अनुज्ञप्ति किसी न्यायालय द्वारा पृष्ठांकित की जाती है या पृष्ठांकित कराई जाती है, तब ऐसा न्यायालय पृष्ठांकन की विशिष्टियां उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी या अंतिम बार नवीनीकृत की थी। ये न्यायालय की जिम्मेदारी कह रहा है कि न्यायालय भेजेगा, न्यायालय सूचना भेजेगा। अगर न्यायालय भी पृष्ठांकन करता है और उसके द्वारा पृष्ठांकन कराया जाता है, तो न्यायालय की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस अधिकारी ने क्या किया था, अनुज्ञप्ति प्रदान की थी या उसका अंतिम बार नवीनीकृत किया था, उसको क्या करे, अपनी तरफ से भी सूचना भेजे। तो दोनों की दोनों भेज सकते हैं। यहाँ पे चौथे के तहत कौन भेज सकता है, अगर 3 माह से अधिक की बात की जाए और उसमें पृष्ठांकन किया गया है, तो फिर अभियोजन अधिकारी द्वारा भेज देगी। और अगर न्यायालय भी लगाता तो न्यायालय अपनी तरफ से, तो दोनों ही भेजेंगे। बस आपको याद रखना, दोनों ही भेज सकते हैं, अभियोजन अधिकारी और न्यायालय के द्वारा उस पृष्ठांकन की रिपोर्ट जो है, आप कह लीजिए कि जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या अंतिम बार उसका नवीनीकृत किया था, उसको भेजी जाएगी। छठवां देखिए, छठवां कहता है जहां किसी न्यायालय द्वारा की गई दोष सिद्धि या आदेश के विरुद्ध जो चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया गया है, किसी अपील में अपील न्यायालय दोष सिद्धि या आदेश में परिवर्तन कर देता है या उसे अपास्त कर देता है, वहां अपील न्यायालय उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी या अंतिम बार नवीनीकृत की थी, और ऐसा प्राधिकारी पृष्ठांकन में संशोधन करेगा, संशोधन करवाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अपील न्यायालय की बात कह रहा है। अपील न्यायालय या अपील में कह लीजिए, अपील न्यायालय क्या कर सकता है, क्या कर देता है, दोष सिद्धि में परिवर्तन कर देता है या अपास्त कर देता है, दोनों ही बातें हैं। दोष सिद्धि में परिवर्तन या अपास्त भी मान लीजिए, तो दोष सिद्धि में परिवर्तन, एक मिनट, क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कौन है इनको जी आपका माय कौन है? चलिए कोई बात नहीं। क्या है कि अगर अपील न्यायालय जो है दोष सिद्धि को परिवर्तित कर देता है तो उसके द्वारा भी जो प्राधिकारी है जिसने लाइसेंस इशू किया था उसको क्या दिया जाएगा, उसको सूचना दी जाएगी और उसको सूचना इस बात की दी जाएगी कि जो आदेश में परिवर्तन वगैरह जो भी कर दिया गया है तो उसकी सूचना, इसकी यहाँ भी क्या है, सूचना है। ये कौन करेगा? ये अपील, जो भी जहां भी अपील होती है या कह लीजिए अपील न्यायालय है, जो भी अपील अथॉरिटी है उसके द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कहाँ भेजी जाएगी? जिस भी अधिकारी ने वो अनुज्ञप्ति वगैरह जारी की थी या उसका नवीनीकरण किया था। अंतिम बात, अब वो अधिकारी क्या करेगा? फिर उस अनुसार, उसी के आदेश के अनुसार क्या कर देगा? उसमें परिवर्तन कर देगा। परिवर्तन जैसा भी आवश्यक समझे वैसा परिवर्तन करेगा। ठीक है। काय का परिवर्तन? वही जब आप जब न्यायालय ने दोष सिद्धि परिवर्तित कर दी है, जो इंडोर्समेंट हुआ था या प्रस्तांकन हुआ था उसको हटा देगा, लिख देगा कि अपील न्यायालय में ऐसा फैसला इसलिए हटा दिया। तो इस तरीके से वो भी क्या करेगा? उसमें परिवर्तन आदि कर देगा। तो इसकी सूचना किसको भेजी जाएगी? इसकी सूचना उस, तो एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो एंडोर्समेंट तो न्यायालय ने लगा दिया है उसको हटाना है वगैरह, परिवर्तन करना है, वो कौन करेगा? वो वही करेगा जिसने अनुज्ञप्ति या लाइसेंस इशू किया था। ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए इसका 25 है, पृष्ठांकन का उतारा जाना है और पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। अब ये कह रहा है कि पृष्ठांकन का हटाया जाना, इधर ही लिख, इधर इसको मिटा दें। पृष्ठांकन का हटाया जाना है। अभी तो पृष्ठांकन हो गया 24 में, उसके बाद पृष्ठांकन का हटाया जाना है एक तरीके से, या उतारा जाना है। देखिए ये 25 है आपका, पृष्ठांकन का उतारा जाना। या कह लीजिए हटाया जाना, है ना, एक ही बात है। चाहे उतारा जाना कह लीजिए, चाहे हटाना हटाना कह लीजिए। तो 25 कहता है पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना, मतलब बिल्कुल रिफ्रेश। अब ये कहता है इसमें पहला इसका, किसी चालन अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को उसके धारक द्वारा अभिप्राप्त चालन अनुज्ञप्ति की किसी नई या दूसरी प्रति पर तब तक उतारा जाएगा जब तक कि धारक इस धारा के उपबंधों के अधीन पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाता है। तो ये कह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका कह रहा है कि अगर कोई किसी चालन अनुज्ञप्ति की गए पृष्ठांकन को उसके धारक द्वारा अभिप्राप्त चालन अनुज्ञप्ति की किसी नई या दूसरी प्रति पर, अगर वो नया इशू कराता है तो भी, जैसे खो जाता है ना तो नया इशू कराया या डुप्लीकेट इशू कराया, या किसी अन्य प्रति पर, जितनी भी प्रतियां आएंगी उसकी उस पर पृष्ठांकन के साथ आएंगी जब तक कि उसका क्या नहीं हो जाता, जब तक कि वो बगैर जो क्या है पृष्ठांकन हटाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। तो अगर पृष्ठांकन लगा है, कुल मिला के दोष सिद्धि बनी है, सीधी सीधी बात है कि जब तक दोष सिद्धि बनी रहती है उसकी और दोष सिद्धि हटती नहीं है तब तक उसकी जितनी भी वो क्या करेगा, इशू कराएगा, जितने भी लाइसेंस इशू कराएगा या उसकी प्रति निकालेगा, सब पर क्या आएगा? पृष्ठांकन आएगा। पृष्ठांकन आएगा। ऐसा नहीं कि नए पे आ गया, अगर कोई ये सोचे कि एक पे लग गया अब बोले इसकी दूसरा कॉपी निकाल लें तो दूसरी फ्रेश कॉपी निकल आएगी। वो फ्रेश कॉपी तब तक नहीं निकलेगी जब तक उसकी कुल मिला के दोष सिद्धि नहीं हो जाती या वो इस बात का हकदार नहीं हो जाता कि पृष्ठांकन हटाया जाए। तो जितनी भी कॉपियां निकालेगा, चाहे वो दूसरी निकाले, तीसरी निकाले या उसका डुप्लीकेट निकाले या उसी के आधार पर कोई नया बनाए, तो उस पर भी ये पृष्ठांकन आएगा जब तक वो क्या नहीं हो जाता, इस पृष्ठांकन को हटाने का हकदार नहीं हो जाता। यानी कि कुल मिला के उसका जो अपराध है वो खत्म नहीं हो जाता, या न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाता, तो तब तक उस जितनी भी प्रतियां निकालेगा सब पर वो पृष्ठांकन आएगा। दूसरा कहता है, जहां यह अपेक्षित है कि चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया जाए और वह चालन अनुज्ञप्ति उस न्यायालय या प्राधिकारी के पास नहीं है जिसके द्वारा पृष्ठांकन किया जाना है, वहां ये वो कंडीशन कह रहा है कि जब पृष्ठांकन तो करना है लेकिन अनुज्ञप्ति जो है अधिकारी हो या न्यायालय हो उसके पास नहीं है, है ना,
पृष्ठांकन करना है और अनुज्ञप्ति नहीं है। अनुज्ञप्ति नहीं मतलब उसका लाइसेंस न्यायालय के पास नहीं है या प्राधिकारी के पास उसका लाइसेंस इस वक्त नहीं है और उस पर कुल मिला के टीप लगानी है, तो क्या होगा? इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। पहला कहता है यदि वह व्यक्ति जिसके बाबत पृष्ठांकन किया जाना है उस समय किसी चालन अनुज्ञप्ति का धारक है, तो वह उस चालन अनुज्ञप्ति को न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष 5 दिन के भीतर या इतनी समय के भीतर पेश करेगा जितना न्यायालय प्राधिकारी नियत करे। ये क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति उसकी लाइसेंस पे अगर कोई पृष्ठांकन आदि किया जाना है और उस समय वो उसका धारक है, क्या है? धारक है यानी होल्डर है, मतलब वो उस समय अनुज्ञप्ति धारित करता है, उसके कब्जे में है, तो उसको कितने समय के भीतर? 5 दिन, 5 दिन या न्यायालय द्वारा विहित कोई समय हो सकता है या विहित समय, ठीक है, विहित समय, या तो 5 दिन का समय हो सकता है या फिर न्यायालय ने निश्चित किया हो, कोई जो भी समय न्यायालय ने निश्चित किया हो, उतने समय के भीतर वो अपनी अनुज्ञप्ति क्या करेगा? पेश करेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे पेश करना पड़ेगी। अगर वो पेश करना पड़ेगी कितने दिन के भीतर? 5 दिन के भीतर या फिर विहित समय, या न्यायालय ने जो भी टाइम दिया हो वो न्यायालय दे सकता है। 5 दिन का तो समय है ही, और न्यायालय चाहे तो न्यायालय जितना समय चाहे उतना समय दे सकता है। तो जो भी समय विहित किया गया है उतने समय के भीतर वो क्या करेगा? न्यायालय में या जो भी सक्षम प्राधिकारी है उसके समक्ष क्या करेगा? अपनी अनुज्ञप्ति को पेश करेगा। दूसरा कहता है ये कब? जब न्यायालय के पास नहीं अनुज्ञप्ति है ना, न्यायालय के पास नहीं तो मंगाना पड़ेगी ना, तभी तो वो पृष्ठांकन कर पाएगा, तो उसको साइन भी देना पड़ेगा। तो कम से कम 5 दिन, मतलब 5 दिन का समय या फिर जो भी समय विहित किया जाए न्यायालय द्वारा वो समय दिया जाएगा और अनुज्ञप्ति अपने पास न्यायालय बुलाएगा, मंगाएगा। दूसरा कहता है यदि उस समय वह चालन अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है किंतु वह उसके पश्चात चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करता है, तो वह उस चालन अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने के पश्चात 5 दिन के भीतर उसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा। ये कह रहा है कि जब न्यायालय ने आदेश दिया था उस समय उसके पास कोई लाइसेंस ही नहीं था, है ना, अनुज्ञप्ति का धारक नहीं था, धारक नहीं है, मतलब अभी उसके पास लाइसेंस नहीं है। कुल मिला के ये कह रहा है कि अभी उसके पास लाइसेंस नहीं, लेकिन हाँ जैसे अपन ने अप्लाई कर रखा है, अब आने वाला है, बन के बिल्कुल पूरी प्रोसेस हो गई है, बस 2-4 दिन में आने वाला, उस स्थिति में है कि जब अपराध किया है उस समय नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद वो आने वाला है। तो ये कह रहा है जैसे ही वो आ जाता है उसके 5 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा? 5 दिन के भीतर या क्या करना पड़ेगा? उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़े। 5 दिन के भीतर उसे कहाँ करना पड़ेगा? न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना लाइसेंस वगैरह जो भी है उसे मिलता है, क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। यहाँ विहित समय क्यों नहीं आया? यहाँ विहित समय की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि विहित समय की यहाँ कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, बात आ जाएगी, बात उसकी आ जाती है, तो जिस दिन से आती है उसके 5वें दिन तक वो क्या कर सकता है? न्यायालय के भीतर उसको पेश करना पड़ेगा। फिर उसकी समस्या करना पड़ेगा। आगे कहता है यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर चालन अनुज्ञप्ति पेश नहीं की जाती तो वह उक्त समय की समाप्ति पर तब प्रभावहीन रहेगी जब तक वह पृष्ठांकन के प्रयोजनों के लिए पेश नहीं कर दी जाती। तो मान लो अगर वो किसी भी कंडीशन में कि वो पेश ही नहीं करता है तो हीन हो जाएगी। और कब तक प्रभावित बनी रहेगी? जब तक वो तब क्या बनी रहेगी? वो प्रभावहीन बनी रहेगी, मतलब कोई काम नहीं, कागज का टुकड़ा रह जाएगी। तब तक रह जाएगी जब तक कि वो उस पर इस तरीके का पृष्ठांकन डाल लेता। अब देखिए ये हो गया इसका दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है जिस व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया गया है यदि ऐसे पृष्ठांकन के पश्चात लगातार 3 वर्ष की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन का आदेश नहीं दिया गया है तो वह अपनी चालन अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने और 5 रुपए की फीस देने पर ऐसी नई चालन अनुज्ञप्ति, 5 ही रुपए है, 5 रुपए की फीस देने पर ऐसी नई चालन अनुज्ञप्ति
जिसमें कोई पृष्ठांकन ना हो प्राप्त करने का हकदार होगा। एक कंडीशन है, ये कह रहा है कि जब अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर 3 वर्ष के भीतर 3 वर्ष के भीतर दोबारा उसके जो लाइसेंस है उस पर कोई पृष्ठांकन नहीं होता है, पृष्ठांकन नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है इसमें भी कि कितना वर्ष का टाइम है, मतलब एक बार आपके लाइसेंस में एक बार अगर पृष्ठांकन हो गया तो ये समझ लो 3 साल तक बना रहेगा वो पृष्ठांकन, ठीक है। और 3 साल के भीतर दोबारा उस तरीके का या किसी भी अन्य तरीके का पृष्ठांकन नहीं होना चाहिए उस पर। अगर ऐसा नहीं होता है और आप मतलब 3 साल तक कोई दोबारा कोई अपराध नहीं करते, उस पर कोई नया इंडोर्समेंट या पृष्ठांकन नहीं होता है, तो आप पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। कितना रुपए का शुल्क देके? 5 रुपए का शुल्क देके अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 5 रुपए का शुल्क निश्चित किया है, उसके लिए 5 रुपए का शुल्क देकर जो भी सक्षम प्राधिकारी है वहां आप आवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान मेरे द्वारा 3 वर्ष के भीतर कोई दोबारा से पृष्ठांकन नहीं किया गया मेरी अनुज्ञप्ति पे, इसीलिए मुझे पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। ऐसा आवेदन वगैरह लगा करके आप 5 रुपए का जो भी शुल्क उसमें सरकार ने निश्चित किया है 5 रुपए का, वो शुल्क दे करके आप क्या कर सकते हैं, वो पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है कि 3 साल तक ऐसा कोई दोबारा पृष्ठांकन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब एक पृष्ठांकन के बाद दूसरा पृष्ठांकन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए। तो मतलब उसकी जगह नई एक फ्रेश अनुज्ञप्ति आपको दे दी जाएगी बना करके ना। फ्रेश का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि दोबारा से बने, फ्रेश का मतलब ये नई इशू कर दी जाएगी उस पर पृष्ठांकन नहीं होगा, है ना। तो वो हटा करके आपको प्रदान की जाएगी। उसके साथ आप कितना शुल्क देना पड़ेगा? 5 रुपए का आपको शुल्क देना पड़ेगा। अब देखिए परंतु है इसमें, परंतु क्या कहता है? परंतु कहता है परंतु यदि पृष्ठांकन पर धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करने वाले अपराध की बाबत ही है तो ऐसा व्यक्ति पृष्ठांकन की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति पर ऐसी नई चालन अनुज्ञप्ति जिसमें कोई पृष्ठांकन ना हो प्राप्त करने का हकदार होगा। ये कह रहा है अत्यधिक गति वाली, गति सीमा वाली अगर बात है, गति सीमा का मतलब होता है, आप जानते हैं कई लोग ओवर तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना, जो स्पीड है उससे ज्यादा तेज चला रहे, इस वजह से पुलिस ने उनको पकड़ा, इस वजह से उसकी अनुज्ञप्ति पे जो है पृष्ठांकन किया गया था। गति की वजह से पृष्ठांकन किया गया था, गति की वजह से पृष्ठांकन किया गया था। तो यहाँ 3 वर्ष की जगह अवधि है 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं 1 वर्ष बाद कि श्रीमान 1 वर्ष का समय हो गया है और ऐसे में हमने दोबारा इस तरीके का कोई अपराध कारित नहीं किया है या हमारी जो अनुज्ञप्ति है उस पर दोबारा इस तरीके का कोई पृष्ठांकन नहीं है, तो हमें पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। तो इसमें आप कितने, अगर गति वाली बात है तो यहाँ आप 1 साल के बाद ही आवेदन कर सकते हो। दूसरा परंतु भी है एक, परंतु को और कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये कहता है परंतु यह और की क्रमशः, सॉरी यही है, परंतु यह और की क्रमशः 3 वर्ष और 1 वर्ष की उक्त अवधि की गणना करने में वह अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी जिसके दौरान उक्त व्यक्ति चालान अनुज्ञप्ति धारण करने या भी प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर दिया गया है। ये कह रहा है कि 1 वर्ष की बात, दो ही बातें आई ना, एक तो 3 वर्ष वाली बात आई और एक 1 वर्ष वाली बात आई है। तो ये कह रहा है कि जब भी 3 वर्ष या 1 वर्ष की गणना करनी होगी तो जो आयोग रहा है वो समय उसमें से निकाल दिया जाएगा। अयोग्यता का समय मतलब जब चालन अनुज्ञप्ति के वो अयोग्य रहा हो उतना समय उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। मान लो 15 दिन के लिए अयोग्य रहा है, 1 महीने के लिए अयोग्य रहा है, तो वो समय उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जो समय अपन गणना करेंगे, 1 साल की गणना करें या 3 साल की गणना करें, तो जो भी गणना करेंगे उसमें जो अयोग्य, जितने समय के लिए वो अयोग्य रहा है अनुज्ञप्ति से, उतना समय को क्या नहीं किया जाएगा, जो 3 साल और 1 साल की गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये याद रखना है। अब इसके बाद जो सेक्शन है 25A, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सेक्शन याद रखना है। उसके बाद अपन थोड़ा पढ़ेंगे इसको।
25A जो है आपका चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। चालन अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर जो है कितने में दिया गया है और कौन बनवाता है। ये चालन अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर जो है कौन बनवाता है। रजिस्टर क्यों बनाए जाते हैं? रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जाता है। देखिए 25A में है चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर। ठीक है, काय का रजिस्टर है? चालन अनुज्ञप्ति। चालन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर। राष्ट्रीय रजिस्टर रजिस्टर एक रजिस्टर है, रिकॉर्ड है कुल मिला के। और राष्ट्रीय है तो स्वाभाविक सी बात है केंद्र सरकार बनवाएगी। राष्ट्रीय शब्द लग गया तो स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र का ही काम होगा ये, है ना। तो राष्ट्रीय रजिस्टर कौन बनवाएगा? केंद्र सरकार। तो पहले याद रखना है केंद्र सरकार बनवाती है। चूंकि राष्ट्रीय लगा है तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार ही की काम है ना। राज्य होता तो राज्य बनाती। राष्ट्रीय रजिस्टर लिखा है इसका मतलब केंद्र सरकार का काम। तो पहला क्लॉज कहता है इसमें केंद्र सरकार चालन अनुज्ञप्तियों को एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्रारूप ऐसी रीति में रखेगी जैसा विहित किया जाए। तो कौन रखेगा ये रजिस्टर? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ये भी याद रखना है कि केंद्र सरकार एक रजिस्टर रखेगी अपने पास। जो भी प्रक्रिया विहित की जाए, जो भी बताए जाए, उनके अनुसार, उस प्रक्रिया के अनुसार या विहित प्रक्रिया के अनुसार, सीधा लिख लीजिए विहित प्रक्रिया के अनुसार, विहित प्रक्रिया अनुसार, इतना ही काफी है। तो विहित प्रक्रिया अनुसार एक रजिस्टर रखेगी केंद्र सरकार। जो भी प्रक्रिया बताएगी, जो भी नियम बताए गए हो, उसके अनुसार एक रजिस्टर अपने पास क्या करेगी? रखेगी। काय का रजिस्टर है? अनुज्ञप्तियों का। चालन अनुज्ञप्तियां जो है उसका। दूसरा कहता है इसमें चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्ट्ररों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये कह रहा है राज्य रजिस्टर भी होते हैं। राज्य रजिस्टर मतलब राज्य सरकार भी अपने पास इंफॉर्मेशन रखती है, डाटा रखती है ना लोगों का कि भाई कितनों को क्या हुआ है अनुज्ञप्ति। तो जो राज्य रजिस्टर है, जो भी समय सीमा भेद की जाए उसको क्या कर लिया जाएगा? इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसमें शामिल कर लिया जाएगा, या कह लीजिए इसमें जोड़ दिया जाएगा। कुल मिला के जो क्या है? सूचना है ना, जो जानकारियां हैं। तो केंद्र सरकार जानकारी कैसे जुटाएगी? सभी राज्यों से कलेक्ट करेगी, सभी राज्यों की जानकारी अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेगी। तो एक नया प्रोफार्मा, मतलब पूरे देश का प्रोफार्मा इनके पास आ जाएगा। तो जो भी राज्य अलग अलग बनाते हैं उनके सारे रजिस्टर मंगाएगी और वो रजिस्टर अपने वो जो जानकारियां हैं, जो नाम वगैरह दिए हैं सब, तो उनको क्या कर लेगी? अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेगी। तो ये दूसरा यही कहता है कि जो राज्य सरकारों ने जो रजिस्टर बनाए हैं, जो भी समय दिया जाए उस समय के भीतर या उस तारीख तक केंद्र सरकार क्या करेगी? अपने रजिस्टर में वो जानकारियों को क्या कर लेगी? शामिल कर लेगी। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीनीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी जाती। तो ये कह रहा है भैया एक विशिष्ट चालन संख्या मतलब एक नंबर, उसको कब तक वैध नहीं माना जाएगा? जब तक वो इस रजिस्टर में जो है राष्ट्रीय रजिस्टर में उसका नाम दर्ज ना हो जाए। राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम दर्ज होगा और उसके अलावा उसको एक आइडेंटिफिकेशन कोड कह लीजिए, एक विशिष्ट पहचान संख्या रहेगी। जो भी नंबर होता हो, एक स्पेशल नंबर रहेगा, नंबर रहता है, संख्यांक रहता है, वो उसको इश्यू ना कर दिया जाए तब तक उसकी चालन अनुज्ञप्ति कोई काम की नहीं रहेगी। तो जब भी लाइसेंस बनवाएंगे आप, तो आपको ये भी देखना है कि भाई हमारा ये रजिस्टर में जो हमें आइडेंटिफिकेशन कोड मिला है या नहीं मिला है। तो एक कोड मिलेगा आपको इस रजिस्टर के हिसाब से, तो वो कोड इश्यू किया जाएगा केंद्र सरकार। ये सब व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि केंद्र सरकार के पास सारे आंकड़े रहें, सारे व्यक्तियों के आंकड़े, कौन की अनुज्ञप्तियां जारी की गई, कौन कौन सा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिला के इसके हिसाब से आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। यूनिक नंबर कह लीजिए या कह लीजिए जो रजिस्टर ये दर्ज हुआ है जहां पे जितने जितने संख्या में है, तो वो एक स्पेशल कोडिंग रहेगी, उसी कोडिंग पे आप रहेंगे, उसी संख्या पे आप वहां उस रजिस्टर में आपका नाम दर्ज रहेगा। तो ये तीसरा है। तीसरा ये कहता है कि जब तक
विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी जाती, तब तक जो आपकी अनुज्ञप्ति है किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसमें क्या जारी किया जाएगा, विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या, विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या। ठीक है, तो विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जब तक जारी नहीं की जाती तब तक आपका लाइसेंस कोई मतलब का नहीं है। चौथा कहता है, इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचना जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के रजिस्टर राज्य रजिस्टर में अंतर्भुक्त डाटा भी है, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में पारित करेंगे जैसा केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। पारित करेंगे मतलब ट्रांसफर करेंगे यहाँ वहाँ एक दूसरे को, जो है इसमें लिखा है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचनाएं, सूचनाओं की बात कह रहा है, सूचना जो भी सूचना है, जो भी डाटा है राज्यों के पास, वो सभी की सभी क्या करेंगे, पारित करेंगे। क्या करेंगे, भेजेंगे, मतलब केंद्र सरकार जो वगैरह जो भी उनको मंगाती है, जो डाटा को अंतर्विष्ट जो भी डाटा है, ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति में जो मंगाया जाए उनसे कुल मिला के वो डाटा से क्या कराएंगे, जिस सरकार को अवगत कराएंगे, सारा डाटा इनके पास भेजेंगे, तभी तो वो रजिस्टर बना पाएंगी सरकार, है ना। तो ये रजिस्टर इसीलिए है। पांचवा देखिए क्या कहता है इसमें, पारित करना है, पारित करना, या कह लीजिए भेजना, हाँ सूचना को भेजना है, भेजेंगे सारे के सारे राज्य हैं, प्राधिकारी हैं, जिन पे भी जितनी भी सूचना है, डाटा है, जो भी है सबको भेजा जाएगा। पांचवा कहता है, राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। ये राज्यों की बताया कि राज्य सरकार, ऐसा नहीं कि केंद्र बना लिया तो केंद्र बिल्कुल केंद्र ही देख सकता है, कोई, तो राज्य सरकारों को भी अनुमति है कि जो केंद्र ने रजिस्टर बनाया है उस तक पहुंच कर सके, मतलब साइड पे डाल देंगे तो ये अपने क्या कर सकते हैं, उस तक पहुंच कर सकते हैं, तो राज्य भी पहुंच कर सकता है और डाटा वगैरह देख सकता है पहुंच। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा जी नया अधिनियम बना है, नई चीजें इसीलिए जोड़ी है क्या, आप तो जानते हैं कि अनुज्ञप्तियां क्या होती थी, राज्य बाई राज्य जारी की जाती थी। अब ऐसे में क्या होता था, तो कोई व्यक्ति एमपी का है, यूपी जा रहा है, यूपी की पुलिस ने रोका, उसकी चालन अनुज्ञप्ति चेक करी, अब उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं होता था जिससे वो ये कंफर्म करें कि वाकई में ये ओरिजिनल है, नकली है, क्या है ना। तो इस तरीके की समस्याएं आती थी, तो इसलिए उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया है, पूरी डाटा कुल मिला के केंद्र सरकार के पास रहेगा, कोई भी कहीं का भी व्यक्ति हो, वो डाटा जो रजिस्टर बनाने से क्या होगा, एक डाटा बना लिया उसको, आप तो जानते हैं कंप्यूटराइज तो हो ही रहा है सारा, उस डाटे को उसमें फीड कर देंगे, जैसे ही वो पूरा रिकॉर्ड डालेंगे, उनको एक अलग से कोई स्टेट की जो होती है साइड है उनमें जाने की जरूरत नहीं, एक ये ट्रांसपोर्ट विभाग जो भी है इनका एक साइड रहेगा, उसमें पूरा डाटा डाला और सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति की निकल आएगी। इसकी वजह से उन्होंने इसको बनाया है। पहले क्या होता था, पहले राज्य की साइडें होती थी, अभी भी होती हैं, तो राज्य की साइडों में जाओ चेक करो, ये सारा थोड़ा लफड़ा लंबा प्रोसीजर था और उसमें भी नॉर्मली आप देख नहीं पाते थे, केवल जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं वही घुस पाते थे। अब इस तरीके का जो कर दिया है कि ताकि पूरे में मतलब सूचना का मतलब पूरे देश में क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा, पूरी जानकारी रहेगी, इस वजह से इसको करा गया है। ये सिस्टम आपस में एक दूसरे के राज्यों की सूचनाएं भी आदान प्रदान हो जाएंगी, है ना, कि कौन सा व्यक्ति किस राज्य का है, कहाँ उसको अनुज्ञप्ति प्रदान की गई, किस जिले में की गई, तो सारी सूचनाएं एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी, एमपी की यूपी, यूपी की एमपी, और सब स्टेटों की आपस में जो है सूचनाएं कुल मिला के साझा हो जाएंगी, केंद्र सरकार के पास रिकॉर्ड तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके के लिए किया गया है। अब देखिए सेक्शन जो है 26 कहता है, राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, ये राज्य की बात है, ये कौन सा था, केंद्र का, 25 ए अलग से जोड़ा है। अब है 26, ये है राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, जो राज्य चालन अनुज्ञप्ति, ये तो पहले ही से था, अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, रजिस्टर राज्य तो रखता ही था, अब केंद्र और रखेगा, है ना, ये केंद्र 25 ए जोड़ दिया, तो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन जोड़ा है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें कहता है, प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी और नवीनीकृत चालन अनुज्ञप्तियों के संबंध में राज्य चालन अनुज्ञप्ति के नाम से ज्ञात रजिस्टर रखेगी और जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट
अंतर्विष्ट होगी, जिसके अंतर्गत कुल मिला के जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। तो ये कह रहा है कि राज्य सरकार भी जो है ऐसे फॉर्मेट में जो केंद्र सरकार ने बनाया हो, केंद्र सरकार ने विहित किया हो, केंद्र सरकार द्वारा विहित फॉर्मेट में क्या करेगी, अपने पास एक अनुज्ञप्ति लाइसेंस वो क्या करेगी, रजिस्टर रखेगी। और उसमें नीचे कुछ चीजें लिखी हैं कि इन चीजों को उसमें डालना पड़ेगा। कौन के द्वारा जारी, जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी होता है उसके द्वारा जो अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाती हैं, उनका नवीनीकरण किया जाता है, उसके बारे में क्या करेगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास एक मेंटेन करके रजिस्टर रखे। और किस फॉर्मेट में रखेंगे, जो केंद्र सरकार ने विहित किया जाए उस फॉर्मेट में उनको रखना पड़ेगा। तो सिंपल सा देख लेते हैं कि क्या रजिस्टर में क्या क्या होगा। सिंपल लिखा है, चालन अनुज्ञप्ति के धारकों के नाम और पते, जो नॉर्मली होता है कि जिसकी भी अनुज्ञप्ति जारी की जाती है उसका भैया पता कहाँ का है और नाम। दूसरा, अनुज्ञप्ति संख्या, एक क्रम होता है ना, एक संख्या होती है ना जो लाइसेंस में एक लिखा रहता है, कोड कह लीजिए, तो वो कोड या संख्या को दर्ज करना पड़ेगा। तीसरा कहता है अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीनीकरण करने की तारीख, जी तो आपने नॉर्मली लाइसेंस में देखी होंगी सारी चीजें, वही चीजें हैं। तो अनुज्ञप्ति कब जारी की गई थी या उसको नवीनीकृत किया गया तो कब किया गया था, और कब से कब तक है, ये सारी डेटें उसमें रहती है। अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख, मतलब अनुज्ञप्ति जारी करने की भी तारीख रहती है और कब तक है आपकी अनुज्ञप्ति वैलिड उसकी भी डेट रहती है, आपका नाम भी रहता है, पता भी रहता है ना। आगे कह रहा है चलाए जाने के लिए प्राधिकृत यानों के वर्ग और किस्म, ये भी रहता है आपका लाइसेंस जो है कैसा है, टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर का है या हैवी व्हीकल का है, या टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों का है, तो उस पर ये भी दर्शित करना पड़ेगा रजिस्टर में। मतलब ये तो आप लाइसेंस की बात है, लाइसेंस में तो ये चीजें रहती हैं, जो चीजें लाइसेंस में रहती हैं वही चीजें आप समझ लो काय में रहती हैं, इनके रजिस्टर में दर्ज रहती हैं, क्योंकि रजिस्टर के हिसाब से आपके लाइसेंस में वो की जाती है, उनको प्रिंट किया जाता है। आगे कह रहा है ऐसी अन्य विशिष्टियां जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की, और अन्य कोई विशिष्टियां जो केंद्र सरकार ने बताई है कि साहब इसमें होनी चाहिए, तो वो विशिष्टियां उसमें दर्ज होंगी। तो इसमें भी केवल सेक्शन याद रख सकते हैं, और बस जब भी ये सेक्शन आए दिमाग में ध्यान कर लेना कि आपके लाइसेंस में क्या क्या चीजें होती, नाम होता है आपका, पता होता है आपका, कौन सी किस तरीके की आपकी अनुज्ञप्ति है ये भी रहता है, कब से कब जारी किया गया लाइसेंस ये भी रहता है, और कब तक जारी किया गया ये भी रहता है, किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए ये भी रहता है, और ये तो आप जानते ही लास्ट में एक लिखा ही रहता है हर चीज में, और जैसा भेद किया जाए, जैसा भी भेद कह रही केंद्र सरकार वैसे अन्य चीजों की भी विशिष्टि उसमें की जा सकती। 27 जो है कुछ याद नहीं करना ना पढ़ना है, 27 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, केवल सेक्शन पढ़ सकते हैं, याद रख सकते, इसमें नियम बनाने के बहुत सारे सेक्शन आएंगे। तो 27 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति बिल्कुल छोड़ दो, इसको पढ़ना ही नहीं है ना, ना पढ़ना, ना घर पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। 27 जो है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, और 28 जो है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नियम बनाने की शक्ति में कोई खास रहता नहीं, सेक्शन पढ़ सकते हो अगर आप याद रखना चाहो तो सेक्शनों को याद रख सकते हो, बाकी पढ़ने की जरूरत इसको नहीं है, क्योंकि नियम बनाने में फिर सीधा सीधा लिखा है कि केंद्र सरकार कौन से नियम बनाएगी, राज्य सरकार। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि केंद्र सरकार कौन से नियम बनाएगी या किस धारा वाले नियम केंद्र सरकार बनाएगी किसके राज्य, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद के दोनों जो सेक्शन है वो बिल्कुल आपको छोड़ देना, केवल सेक्शन याद रख सकते हो आप उसकी, केंद्र सरकार किस धारा के तहत नियम बनाती है, राज्य सरकार किस धारा के तहत नियम बनाती है, इस अध्याय के लिए है ना, केंद्र सरकार किस किस धारा के अधीन और राज्य सरकार किस धारा के अधीन। अब देखिए अध्याय 3 देखिए, सीधा सीधा अध्याय जो है आपका 3, अध्याय 3 जो है कंडक्टर से संबंधित है, कंडक्टर के बारे में है पूरा के पूरा, कि भाई मंजिली गाड़ियों के कंडक्टर का अनुज्ञापन। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है कंडक्टरों से संबंधित है, 3 सेक्शन 3 अध्याय का संबंधित है कंडक्टरों से। कंडक्टर कौन होता है आपने परिभाषा में पढ़ा है, कौन व्यक्ति कंडक्टर होता है, ऐसा व्यक्ति जो यात्रियों को बस में, कोई भी जो यात्री वाहन बस होती है उसमें क्या करता है, चढ़ाता है, उतारता है, और उनको क्या करता है, उनके टिकट वगैरह बनाता है, और जो भी वाहन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो करता रहता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। मोटे तौर पर बस इतना, कंडक्टर कौन है, जो यात्रियों को चढ़ाता है और उतारता है और उनको टिकट कहते हैं वो प्रदान करता है, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अब उसी के बारे में बात कह रहे हैं, और इस देखिए सेक्शन जो है 29, ये कहता है कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता,
मतलब बगैर अनुज्ञप्ति के आप कंडक्टरी नहीं कर सकते, उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति कंडक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा, कंडक्टर अनुज्ञप्ति। ठीक है, तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जी। कंडक्टर अनुज्ञप्ति कितने में, 29 में। बगैर अनुज्ञप्ति के आप कंडक्टर गिरी की काम नहीं कर सकते, या कह लीजिए कंडक्टर नहीं बन सकते। ये कहता है, इसमें दो ही क्लॉज है। पहला क्लॉज देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है। और कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है। ये क्या कह रहा है, दोनों ही बातें कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति मंजिली गाड़ी, देखिए कंडक्टर कहाँ होते हैं, कंडक्टर जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जो बसें वगैरह उसी में होते हैं ना, तो मंजिली गाड़ी उसी की बात कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंडक्टर का काम करना चाहता है तो बगैर अनुज्ञप्ति के वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्ति उसके नाम से जारी न की गई हो। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना सीधा सीधा कि कोई भी व्यक्ति कंडक्टर के रूप में काम नहीं कर सकता अगर वो अनुज्ञप्ति धारित ना करता हो। साथ में ये भी शर्त लगी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी जो गाड़ी है, मंजिली वाहन वगैरह जो चलते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकता जिसको पास कंडक्टर अनुज्ञप्ति ना हो। मतलब कंडक्टर के रूप में रखेंगे आप तो सबसे पहली शर्त यही है कि उसके पास अनुज्ञप्ति हो, तभी आप उसको कंडक्टर के रूप में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कंडक्टर के रूप में रखने के लिए भी अनुज्ञप्ति, मतलब चालक के लिए तो होती ही है अनुज्ञप्ति, साथ ही साथ कंडक्टर के लिए भी अनुज्ञप्ति आवश्यक है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो नियोजक है किसी वाहन का या मालिक है, वो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे या कह लीजिए ऐसे व्यक्ति को जो लाइसेंस धारित नहीं करता, कंडक्टर के रूप में अगर रखना चाहता है तो उसको तब तक धारित नहीं करेगा या तब तक रखेगा नहीं पद पर अपने, या नौकरी नहीं देगा जब तक कि वो कंडक्टर के रूप में अनुज्ञप्ति धारित ना करता हो, है ना। तो उसके नाम, किसके नाम, जिस व्यक्ति जो भी चाहता है उसके नाम जब तक कंडक्टर अनुज्ञप्ति ना हो कंडक्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, या वो कंडक्टर ही नहीं कर सकता। दोनों ही बातें हैं इसमें। ठीक है, दूसरा कहता है राज्य सरकार ऐसी शर्तें भेद कर सकेगी जिन पर उपधारा एक किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है या ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक 1 माह की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है लागू नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राज्य सरकार को थोड़ा सा शक्ति दी गया है कि राज्य सरकार छूट दे सकती है नियम 1 के तहत। किस बात से दे सकती है कि ऐसे ड्राइवर को जो मतलब कंडक्टरी भी करता है, ड्राइवर भी करता है और साथ ही साथ में कंडक्टरी भी करता है, तो उसको छूट दे सकती है। या कह लीजिए कि कोई व्यक्ति केवल 1 माह के लिए कंडक्टरी करता है, 1 माह के लिए, 1 माह, और ड्राइवर, तो नियम बना सकती है कि राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकती है कि भैया ड्राइवर है, इनको जरूरत नहीं है, इनको छूट दे सकती है। तो राज्य सरकार जो ड्राइवर को छूट दे सकती है कि भैया जो कौन सा ड्राइवर जो खुद ही कंडक्टरी करता है, मतलब खुली लोगों से क्या करता है, किराया लेता है, उनका टिकट बनाता है और जब रुकती है तो उनको उतरवाता है और चढ़ाता है, तो ऐसा ड्राइवर है। या फिर ऐसा कंडक्टर है जो केवल 1 महीने के लिए काम कर सकता है, करता है, या 1 महीने के लिए केवल कंडक्टर बना है, तो राज्य सरकार जो है नियोजन किया गया है तो उनको लागू नहीं होगी। तो ऐसा नियम बना सकता है कि भैया इनको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बना सकती है नियम। बनाया है नहीं बनाया जी नहीं पता, लेकिन सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो ऐसा नियम बना सकती है कि भैया इनको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से व्यक्ति जो केवल 1 माह के लिए कंडक्टर बनते हैं या ड्राइवर ही है कंडक्टर की का काम करता है, ड्राइवरगिरी भी करता है संग में और कंडक्टरी भी करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार चाहे तो अलग से अनुज्ञप्ति के लिए नियम बनाने से क्या लीजिए अनुज्ञप्ति से छूट दे सकती है। ठीक है, तो ये दो चीजें भी याद रखना है आपको कि राज्य सरकार कब छूट दे सकती है अनुज्ञप्ति से। 1 माह के लिए कंडक्टरी, दूसरा ड्राइवर ही कंडक्टरी का काम करता है, या ड्राइवर को छूट दे सकती है। तो ये दो अवस्था में जो सरकार है छूट दे सकती है। अब देखिए 30 कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना है। यहाँ तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति हो गया, अब इसमें दिया जाना, अनुज्ञप्ति का दिया जाना, चूंकि एक ही चैप्टर है इसीलिए इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अनुज्ञप्ति का दिया जाना, क्योंकि कंडक्टर ही से पढ़ रहे हैं ना तो कंडक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक चैप्टर ही कंडक्टर का है। तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना,
अपन अनुज्ञप्ति दिया जाना लिख रहे हैं, इसका मतलब भी है कि कंडक्टर की ही अनुज्ञप्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए 30 का पहला क्या कहता है। पहला कहता है कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, मतलब योग्यता भी निर्धारित कर दी है कि शैक्षणिक योग्यता जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और जो धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन निहित नहीं है, और जो उस समय कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निहित नहीं है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति उसे दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करे सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या चलाता है। तो ये कह रहा है कि भैया जो व्यक्ति है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी निश्चित कर दी है, बस इतना ध्यान रखना है, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता। मतलब जो भी राज्य सरकार निश्चित करेगी, राज्य सरकार। ये कहता है कि राज्य सरकार ने अगर कोई उसके लिए योग्यता निश्चित की है, शैक्षणिक योग्यता, कि उसको 10th पास होना चाहिए कि इंटर पास होना चाहिए, इससे ज्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी, तो जो भी शैक्षणिक योग्यता सरकार ने इनके लिए निर्धारित की है, अगर कोई व्यक्ति उस तरीके की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करे हुए हैं या रखता है अपने पास, और अगर वो किसी भी प्रकार से, किसी भी अन्य प्रकार से अयोग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है। अयोग्यता तो आप जानते हैं क्या क्या होती है, पहले भी आप पढ़ते चुके हैं, या तो न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो गया ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, है ना, कोई ड्रग्स का एडिक्ट नहीं होना चाहिए, या अन्य कोई अयोग्यता हो सकती है। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो राज्य सरकार, तो वो व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति चाहता है कहाँ आवेदन कर सकता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ क्या कर सकता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। और कहाँ का अनुज्ञापन प्राधिकारी, जहां ये व्यक्ति रहता है, निवास करता है या कारोबार करता है, दोनों भी स्थानों में जहां पे ये रहता है या कारोबार करता है, रहता है या फिर कारोबार करता है, उनमें से किसी भी स्थान का जहां भी ये करना चाहे आवेदन, उधर उधार के अनुज्ञापन प्राधिकारी को क्या कर सकता है, ये लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आगे कहता है उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और ऐसी जानकारी दी जाएगी जो भेद की जाए। ये तो आप जानते हैं, हर कोई भी फॉर्म आप डालते हैं तो उसका एक प्रोफार्मा होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों के अनुसार क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है वो जानकारी आपको उसमें देनी पड़ेगी। तीसरा कहता है कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे प्रारूप में जैसा भेद किया जाए, चिकित्सक प्रमाण पत्र होगा जो रजिस्ट्री की चिकित्सा वेबसाइट द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और उसके साथ आवेदक की एक नई फोटो की 2 साफ प्रतियां भी होंगी। ये नियम है कि जब आप कंडक्टर अनुज्ञप्ति चाहते हैं तो आप फॉर्म तो भरेंगे, सारी जो जानकारी है वो भी देंगे, इसके साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, प्रमाणित किया जाना चाहिए। कुल मिला के जो सरकारी हॉस्पिटल में बनते हैं सरकारी डॉक्टर ही बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं को पावर दे रखा है सरकार ने, तो वो उनके द्वारा जो एक है कुल मिला के ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके क्या करेंगे जी, उसमें पेश करना पड़ेगा। साथ ही साथ इनको एक 2 फोटो भी लगाने पड़ेंगे, एक फोटो लगाएंगे और साथ में 2 उसकी प्रतियां, एक फोटो काय पे लगेगा, आपका फॉर्म पे लगेगा, और 2 साथ में उसकी 2 प्रतियां भी देनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो साथ में फोटो की 2 प्रतियां और मेडिकल का सर्टिफिकेट ये भी पेश करना पड़ेगा। आगे कहता है चौथा, इस अध्याय के अधीन दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाए और उसे पूरे राज्य में प्रभावी होगी जिसमें वह दी गई है। तो ये कह रहा है कि भाई अनुज्ञप्ति का जो भी फॉर्मेट सरकार ने विहित करा उस फॉर्मेट में आपको क्या दी जाएगी, अनुज्ञप्ति दी जाएगी, और कहाँ प्रबद्ध रहेगी, पूरे राज्य में, पूरे राज्य में। तो वो अनुज्ञप्ति कहाँ दी जाएगी, पूरे राज्य में लागू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जो अनुज्ञप्ति दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा कंडक्टर के लिए, तो जो कंडक्टर की अनुज्ञप्ति है कहाँ तक लागू होगी, पूरे राज्य में लागू होगी। कहाँ लागू होगी, पूरे राज्य में, पूरे देश में नहीं, पूरे राज्य में, केवल राज्य में लागू होगी। पांचवा कहता है कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीनीकरण के लिए फीस चालन अनुज्ञप्ति की फीस भी आधी होगी। क्या है, आधी होगी, आधी होगी, आधी है कि आधी, एक मिनट, वन हाफ, आधी ही है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीनीकरण के लिए फीस चालन अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी।
ये कह रहा है नवीनीकरण की बात कह रहा है, ये नवीनीकरण कराया जाएगा कब चालन, ये आपका जो कंडक्टर अनुज्ञप्ति है कह रहा है उसको अगर आप नवीनीकृत कराते हैं, तो इधर ही फीस की बात कह दी उन्होंने कि उसमें फीस कितना देना पड़ेगी। जब आपने चालन अनुज्ञप्ति जमा लेते समय जितनी फीस दी थी उसकी क्या देनी पड़ेगी, आधी, क्या देना पड़ेगी, आधी फीस लगेगी। कुल मिला के नवीनीकरण में जब आप कंडक्टर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराते हैं, दोबारा नवीनीकृत कराते हैं आपकी चालन अनुज्ञप्ति, मान लीजिए कंडक्टर जो अनुज्ञप्ति थी मान लीजिए 1 साल 2 साल जितने भी साल के लिए इशू की गई थी, अब आपको उसको नवीनीकृत कराना है। तो जब नवीनीकृत कराने जाएंगे तो आपको फीस कितना देना पड़ेगा, तो सीधा कहा है कि जितना आपने चालन अपना लाइसेंस बनवाते समय फीस दी थी उसकी आधी फीस आपको क्या देनी पड़ेगी, नवीनीकरण के समय देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 31 है योग्यता है। ये कह रहा है कि चालन जो कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी जाएगी उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी, कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जब आपको जो है कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी जाएगी। तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए योग्यता है 31 में, सेक्शन 31 में क्या है, योग्यता। कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए समय सॉरी योग्यता नहीं, निर्हता है, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता नहीं डिस्क्वालिफिकेशन की बात कह रहा है, अयोग्यता है ये क्या है, अयोग्यता। अयोग्यता की बात कह रहा है 31 के अयोग्य माना जाएगा, कब किसी व्यक्ति को जो है कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा, तो ये अयोग्यता की बात कह रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कह रहा है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं जिनको अयोग्य माना गया, मतलब अगर ऐसी आप उन श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको कंडक्टर की जो अनुज्ञप्ति है प्रदान नहीं की जाएगी। पहला कहता है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है ना तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और ना उसे दी जाएगी। तो एज की बात आ गई सबसे पहला कि कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए एज जो है कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष या उससे कम आयु का है तो उसे जो है कंडक्टर के रूप में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कंडक्टर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए एज क्या होगी, एज उसकी क्या होना चाहिए, 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है तो उसे जो है कंडक्टर अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, दूसरा देखिए अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकेगा। जी अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए बताया कि वो इनकार कर सकता है, इनकार कौन कर सकता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। कौन सी वजह है जब वो इनकार कर सकता है, ABC करके लिखा है, पहला लिखा है ये कह रहा है आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है, मतलब जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर नहीं धारण करता है तो उसे कंडक्टर अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी सरकार ने निश्चित की हो, क्या 8 पास 10 पास जो भी हो, तो वो योग्यता अगर धारित नहीं करता कोई व्यक्ति तो उसको क्या है, चालन अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल से 10 है शायद इसमें, है ना। तो वो जो योग्यता होनी चाहिए अगर वो धारित नहीं करें तो फिर उसको जो है मतलब कंडक्टर भी नहीं बन सकता। दूसरा, यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा का प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है, तो जो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके आधार पर यह लगता है कि वो शारीरिक रूप से कुल मिला के अक्षम है। ठीक है, तो इस आधार पर भी उसको जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है। लेकिन कैसे, जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है उसको देख करके उससे लगता है कि ये व्यक्ति जो है कंडक्टर का काम भी नहीं कर सकता, शारीरिक रूप से ये इतना सक्षम नहीं है, तो फिर वो उसको अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है। अगला है यदि आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रति संग्रहित की गई थी, वापस ली गई थी। प्रति संग्रहित का मतलब की गई थी। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भी एक कंडक्टर रह चुका है और उसकी जो अनुज्ञप्ति है वापस ली गई थी, है ना, कोई वजह रही होगी जब भी वापस ली गई हो, तो इस वजह से अगर उसकी कोई ये तीनों वजह हैं, इन वजहों से क्या कर सकता है जो आपका अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको क्या अनुज्ञप्ति देने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है या मना कर सकता है। जो मना के आधार है, एक तो शैक्षणिक योग्यता नहीं धारण करता, दूसरा शारीरिक अयोग्य है,
तीसरा कहता है उसकी किसी भी वजह से पहले जो है अनुज्ञप्ति को जो है प्रतिसंहृत किया गया था या कह लीजिए वापस लिया गया था, तो इस आधार पर भी जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे अनुज्ञप्ति देने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। इसके बाद देखिए सेक्शन 32 32 कहता है कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण, ये वापसी की बात कर रहा है। प्रतिसंहरण काय की वजह से प्रतिसंहरण, जब रोग है, उसे कोई बीमारी हो जाती है या निःशक्तता आ जाती है, तो दो वजह हैं, रोग और निःशक्तता, रोग और निःशक्तता। तो रोग और निःशक्तता कह लीजिए की वजह से क्या किया जा सकता है, उसकी लाइसेंस जो है उसको वापस लिया जा सकता है। प्रतिसंहरण का मतलब होता है वापस लेना, ठीक है। कब ले सकते हैं, किसी रोग की वजह से या किसी निःशक्तता की वजह से उसका क्या ले सकते हैं, उसकी अनुज्ञप्ति को वापस लिया जा सकता है। ये कहता है यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति का धारक किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे कि उसके ऐसे अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है, तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसी भी समय किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी। और जब किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसे कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह उस कंडक्टर अनुज्ञप्ति को देने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रतिसंहरण करने की सूचना देगा। परंतु किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। ये तो कॉमन सी बातें लिखी हैं इसमें, इससे आपका हेडिंग से काम चल जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जब भी अनुज्ञापन प्राधिकारी को ये लगता है कि किसी व्यक्ति को जो अनुज्ञप्ति धारण करता है, अगर कोई रोग है या निःशक्तता और ऐसी निःशक्तता वगैरह जो स्थायी प्रकृति की अगर है या हो सकती है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी जो लाइसेंस है उसको वापस ले सकता है अगर उसने जारी किया है। तो अगर उसने जारी नहीं किया है तो जिसने भी उसे जारी किया है जो उस प्राधिकारी को सूचित करेगा कि व्यक्ति इस तरीके की से क्या हो गया, अयोग्य हो गया है या निर्योग्य हो गया है, इसकी अनुज्ञप्ति को वापस लिया जाए। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की कोई अनुज्ञप्ति हो वापस ली जाती है तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये भी कहता है कि भाई उसको भी सुना जाए, उसको भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए, तो उसका भी पक्ष रखा जाएगा। अनुज्ञप्ति वापस लेने से पहले जिस व्यक्ति के नाम अनुज्ञप्ति है उसको भी सुना जाएगा और उसका भी पक्ष रखा जाएगा। अब 33 कहता है, 33 और देख लीजिए सेक्शन 33। 33 क्या कहता है, 33 कहता है कंडक्टर अनुज्ञप्ति से इनकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपील है। ये अपील है, सीधा सीधा ये क्या है, अपील। काय की अपील है कि जब कोई व्यक्ति जो व्यथित है उसको आपने लाइसेंस नहीं दिया या वापस ले लिया उसका लाइसेंस, और वो व्यथित है, उसको लगता है कि गलत तरीके से आपने जो है उसको लाइसेंस देने से इनकार किया, या उसको लगता है कि गलत तरीके से जो है आपने जो है उसकी अनुज्ञप्ति को वापस ले लिया, तो वो इस आदेश की कुल मिला के अपील कर सकता है। तो कहाँ कर सकता है, धारा 33 में कर सकता है। पहला इसमें कहता है, इसका क्लॉज, पहला क्लॉज कहता है जब अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीनीकरण करने से इनकार करता है या उसे प्रतिसंहृत कर लेता है, तीनों बातें, देने से मना करता है, नवीनीकरण नहीं करता है या उसको वापस ले देता है, तब वह आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति देने और उसका नवीनीकरण से इनकार करता है या उसे प्रतिसंहृत करता है, तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना यथास्थिति आवेदक या उसके धारक को दी जाएगी और उसमें ऐसे इनकार या प्रतिसंहृत करने के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे। तो ये तो कॉमन सा नियम है कि जब आप किसी को अनुज्ञप्ति नहीं देते हो या उसका नवीनीकरण नहीं करते हो या उसकी अनुज्ञप्ति वापस लेते हो, तो जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है या जो भी उसका मना कर रहा है इस तरीके का प्राधिकारी है, तो क्या प्राधिकारी क्या करेगा, सूचना देगा। किसको देगा, जो अनुज्ञप्ति धारक है उसको देगा या उसका कोई प्रतिनिधि हो सकता है। तो उसको धारक को क्या दी जाएगी, जो धारक है मतलब जो लाइसेंस होल्डर है, कुल मिला के धारक है, उसको क्या दी जाएगी, उसकी सूचना दी जाएगी और वो कारण भी बताए जाएंगे कि किस वजह से जो है आपको अनुज्ञप्ति नहीं प्रदान की जा रही है या किस वजह से आपकी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता या किस वजह से आपकी जो अनुज्ञप्ति को वापस लिया जा रहा है। तो ऐसे कारणों को लेखबद्ध करना पड़ेगा। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है, दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने
पर आदेश की तामील होने के 30 दिन के भीतर, ये याद रखना है, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, कितने दिन के भीतर? 30 दिन। कब से? जब तामील हो जाती है, मतलब उसको नोटिस मिल जाता है उसके 30 दिन के भीतर, ये आपको याद रखना है। विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, और जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को जिसके आदेश आदेश दिया है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा, और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आपत्तिकर होगा जिसने वह आदेश दिया था। ये तो सिंपल सी बात है कि अब आपको ये याद रखना है कि भाई अपील जो प्राधिकारी कौन है, तो इसमें लिखा है विहित प्राधिकारी। क्या शब्द याद रखना है आपको, बार बार याद करना, विहित प्राधिकारी, प्राधिकारी। वित्त प्राधिकारी का मतलब होता है जो भी सरकार ने नियुक्त कर रखा हो अपील ग्रहण करने के लिए उस प्राधिकारी द्वारा। यहाँ रैंक नहीं बोली, वित्त शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब है जो भी सरकार ने नियुक्त कर रखा हो अपील ग्रहण करने के लिए उस प्राधिकारी को आपको क्या करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी। तो ये शब्द याद रखना है, अपील कहाँ होगी, विहित प्राधिकारी, है ना। विहित प्राधिकारी के समक्ष आप अपील करेंगे, और अपील भी कब करेंगे, जब आपको सूचना मिल जाती है, उस सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आपको अपील करना पड़ेगी। और फिर वो प्राधिकारी क्या करेगा, सीधी सी बात है, दोनों पक्षकारों को सुनेगा, जो अधिकारी है उसका भी पक्ष सुनेगा, और जो व्यक्ति है उसके विरोध में बात कर रहा है, या जो कह लीजिए जो धारक है उसको भी सुनेगा। दोनों को सुनने के बाद जो अपील प्राधिकारी क्या करेगा, आदेश पारित कर सकता है, जो वो उचित समझे वो आदेश पारित। अब जी तो आप जानते हैं कि जब अपील प्राधिकारी ने कोई आदेश दिया हो, और मान लो धारक के पक्ष में कोई आदेश दे दिया है, तो जो भी प्राधिकारी है क्या वो उसका निर्णय से बाध्य नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो उसके निर्णय से क्या होगा, बाध्य होगा। जो भी निर्णय वो देगा उससे जो जो व्यक्ति जो अधिकारी प्राधिकारी कहते हैं, वो प्राधिकारी क्या रहेगा, अपील जो अपील विहित प्राधिकारी है या कह लीजिए अपील प्राधिकारी है, उसके आदेश से क्या रहेगा, वो आबद्ध कर रहेगा। कौन आबद्ध कर रहेगा, जो अपील जिसने जो अनुज्ञप्ति देने से इनकार किया है वो प्राधिकारी उसके आदेश से क्या रहेगा, आबद्ध कर रहेगा या बंधा रहेगा। जैसा वो भी आदेश करेगा उसे ही किया जाएगा। बस आज इतना ही रहने दीजिए, 34 कल से देखेंगे। 34 थोड़ा सा है वैसे ये चैप्टर, लेकिन अभी अगला बैच शुरू करना है तो कल ही से देखेंगे इसको। ठीक, चलिए।